हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आए हैं कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री अध्याय 3 का है, जो स्टार्टिंग से आज हम पढ़ा रहे हैं ना। तो स्टार्टिंग अध्याय 3 है। अगर आप नए हो तो चैनल में फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम इसका पूरा इस तरह डिटेल से हम अपने चैनल में वीडियो डाल देंगे, तो आप इसका देख लीजिएगा। और हमने बहुत ही सरल शब्दों में इसका लिखा है, तो आप इसका नोट्स भी आपको पीडीएफ में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? डावेराइनर का त्रिक सिद्धांत। पहला क्या है? सन 1817 में जर्मन रसायन JW डावेराइनर ने तीन तत्वों के समूहों में वर्गीकृत किया और बताया कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। तो क्या हम बताएं कि तत्वों की खोज क्या हुई थी? वैदिक काल से स्टार्ट हो गया था। पहले तांबे की हुई थी, फिर लोहे की, जस्ते की, इसी तरह चलता रहा है। लेकिन इन तत्वों को क्या किया कि एक लाइन में संचित करने के लिए, मैंने देने के लिए क्या किया था? डावेराइनर ने पहला अपना त्रिक सिद्धांत दिया था। तो पहला क्या है? उन्होंने क्या किया था कि तीन तत्व लिए। क्या लिए? तीन तत्व लिए। उन्होंने ये बताया कि पहले और तीसरे का परमाणु भार का योग उनका आधा क्या होगा? बीच वाले के परमाणु भार के बराबर होगा, है ना। तो उन्होंने क्या लिया था? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया था। तो लिथियम का परमाणु भार क्या होता है? 7 होता है। सोडियम का होता है 23 होता है। और पोटेशियम का होता है 39 यानी 39 होता है। तो हम लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार को जोड़ें तो 7 और 39 कितना होता है? 46 होता है। 46 का आधा क्या होता है? 23 होता है। तो उन्होंने यही बताया कि लिथियम और पोटेशियम का परमाणु भार का योग सोडियम के परमाणु भार के आधे के बराबर होगा, है ना। तो और फिर दूसरा क्या लिया था? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु भार का योग कितना होता है? 252.5 होता है, यानी 35.5 और 27.27 है। इन दोनों का योग क्या होगा? 252.5 होगा। तो इसका आधा क्या होगा? 81.25 होगा, यानी ब्रोमीन के लगभग आसपास होता है। तो इन्होंने पहला प्रयास किया था तत्वों को वर्गीकृत करने का लिए। डावेराइनर का प्रथम सिद्धांत, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले दिया था 1817 में। जर्मन वैज्ञानिक थे। तो इसके बारे में लिखने आता तो आप इतना लिख दीजिएगा टॉपिक वाइज, है ना। तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक नंबर काटने के चांसेस ना रहेंगे। अब फिर अगला चलते हैं। अगला क्या है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। डावेराइनर के बाद दूसरे वैज्ञानिक है न्यूलैंड ने अष्टक नियम। तो उन्होंने अपना नियम कब दिया था? 1817 के बाद 1856 में दिया था, है ना। तो एक कहते हैं ब्रिटिश रसायनज्ञ थे। जर्मन के बाद कौन है? ब्रिटिश रसायन जॉन न्यूलैंड ने समान गुणों रखने वाले तत्वों के समूह का बृहद अध्ययन किया और बताया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व के समान व्यवहार रखता है, उनका गुण क्या होता है? समान होता है। तो उन्होंने इसी के आधार पर क्या किया? जैसे संगीत का हर 8वां स्वर अपने पहले स्वर से समानता रखता है, उसी प्रकार क्या बताया कि तत्व के 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व आता है वो पहले समूह से क्या रखता है? उनके गुण समान होते हैं, समानता दर्शाता है। तो उन्होंने उसी के अनुसार सा रे गा मा पा धा नी, जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर सा आता है। तो उसी प्रकार क्या आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद सोडियम। लिथियम और सोडियम का क्या होता है? परमाणु के जो गुण होते हैं तत्व के, तो उनके क्या होते हैं? समान होते हैं। बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, बोरान के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन का, कार्बन के बाद सिलिकॉन का, और नाइट्रोजन का, पोटेशियम फास्फोरस का, ऑक्सीजन के बाद सल्फर का, और फ्लोरीन का क्लोरीन के साथ गुण मिलता जुलता है। तो उन्होंने इसी के अनुसार क्या किया? 7 तत्वों का एक वर्गीकरण करने का एक दिया। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? इसमें भी कुछ त्रुटि मिला और ये आगे चलकर फेल हो गया। और फिर इसी के बाद आए न्यूलैंड के बाद क्या है? लोथल मेयर की व्यवस्था। लोथल मेयर ने भी उनके तत्वों का क्या भौतिक गुणों और गलनांक, क्वथनांक, आयतन आदि सबका अध्ययन किया और समान गुण तत्वों को परमाणु भार के साथ
ग्राफ आरेखित किया। उन्होंने क्या किया था, ग्राफ के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण किया। तो बता दें इन्होंने कैसे किया था। उन्होंने क्या किया था कि प्रबल विद्युतीय तत्व, क्षारीय तत्व जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम को सबसे शीर्ष पर रखा ने। जो ग्राफ था वो नीचे से ऊपर जाता ऐसे कर, तो उनका क्या शीर्ष में क्या रखा था, क्षारीय तत्व को रखा था। और फिर कम विद्युतीय तत्व को जैसे क्षारीय मृदा तत्व को जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रैंडियम और बेरियम को क्या किया था, वक्र के उतरते पर पढ़ते हैं, जैसे ये ऊपर चढ़ते हुआ और ये उतरते समय कह लीजिए क्षारीय मृदा तत्वों को रखा था। और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन तत्व। हाइड्रोजन तत्व के जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वक्र के चढ़ाव पर पड़ते, जैसे ये यहाँ पास रखा था। और आठवें तत्व के समूह को वक्र के निम्नलिखित पर जो आठवें तत्व के जिनका क्या था कि परमाणु अष्टक जिनका पूर्ण हो जाता है उन्हें क्या कहना था, नीचे नीचे रखा था। फिर इसके बाद आते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इसे देख लीजिए। तो आवर्त सारणी क्या की था 1869 में। इसका 1857 के बाद क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है भाई, 1869 में आए। और इसे आप ध्यान रखिएगा सन, ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में रूसी वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव ने तत्वों व उनसे संबंधित यौगिकों का अध्ययन किया एवं एक नियम प्रतिपादित किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि सभी तत्वों का अध्ययन किया और उन्होंने एक नियम दिया जिसे क्या कहा जाता है, मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम कहा जाता है। तो उनके अनुसार क्या बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो उन्होंने क्या दिया, एक टेबल बनाया जिसमें क्या किया कि सभी तत्वों को परमाणु भार के अनुसार क्रम अनुसार लगाया। लेकिन इसमें भी क्या किया, कुछ तत्व क्या थे जिनका परमाणु भार अधिक था वो कम से पहले आ गए और जो कम थे वो बाद में आए। तो इसी तत्व को कुछ त्रुटि देखकर उनके और क्या था कि उनके उसमें हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं था। एक में था वर्ग 1 में और एक वर्ग 8 में था हाइड्रोजन का। तो इसीलिए क्या हुआ, मेंडलीव का आवर्त सारणी फेल हो गया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह हम आगे टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जय हिंद।